हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के बता दीजिए आपके हालचाल किस प्रकार के हैं। मैं आपका अपना एसके चौधरी पीसी स्टडी पॉइंट एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और 12th क्लास की अपनी जो केमिस्ट्री चल रही थी 12th क्लास प्लस नीट और जेडब्ल्यू के लिए, तो उसमें अपन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ये टॉपिक अपन ने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिया था। इसका एक न्यूमेरिकल भी अपन ने साथ में किया था। आज ठीक उसी प्रकार से दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्या गुणधर्म आज अपन देखने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में आज का जो वीडियो है उसमें अपन दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जी हाँ, क्योंकि दोनों बिल्कुल से एक दूसरे के सेम टू सेम है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने कमेंट कर दिया होगा एंड आई होप आपके हालचाल एकदम से बढ़िया होंगे, आप फिट एंड फाइन होंगे। सो अभी लाइक करने की बारी है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। दूसरा काम, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करने के बाद में चलिए अब करते हैं अपन आपका आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। चलिए फटाफट लाइक कमेंट शेयर जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट कर लीजिए। जो भी नया कैंडिडेट है वो सबसे पहले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब वृद्धि, जैसे अवनमन का मतलब कमी, ठीक उसी प्रकार से उन्नयन यानी वृद्धि। तो आज अपना जो सॉल्यूशन है उसके क्वथनांक में वृद्धि होने वाली है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो अपन क्वथनांक के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि ये क्वथनांक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को जब पूछा जाता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो उनका देखिए आंसर क्या आता है कि वह ताप जिस पर द्रव पदार्थ वाष्पित हो जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन बताते हैं। हालांकि ठीक है ये, लेकिन आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जिस लेवल पर खड़े हैं उस लेवल के लिए ये बिल्कुल से परिभाषा ठीक नहीं है। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए। आप कहां पर खड़े हैं? 12th क्लास, आप नीट की एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई की एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th क्लास देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए, उस सिचुएशन के लिए, उस स्टैंडर्ड के लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल से भी सही नहीं है। ये एक 7th क्लास या 8th क्लास बच्चे की डेफिनेशन है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्पित हो जाता है या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आप इसकी क्या डेफिनेशन बताएंगे? काफी सारे स्टूडेंट्स को हालांकि हो सकता है पहले से पता भी हो, क्योंकि 11th क्लास में अपन ये पढ़ भी चुके हैं। और जिनको नहीं पता है वो सबसे पहले क्वथनांक की परिभाषा देखिएगा कि क्वथनांक क्या होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में द्रव पदार्थ है, विलियन, ठीक, अपने को उसी प्रकार से बनाना है। पहले क्वथनांक की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में देखिए। तो इस द्रव को आप गर्म कीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे जैसे आप इसको द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे तो गर्म करने से इसका जो वाष्प दाब है, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आप वाष्प दाब, ये जो लिक्विड है इसकी यहां पर जो भाप पड़ेगी, ये लिक्विड की वाष्प, इसके द्वारा जो दाब डाला जा रहा है यानी वाष्प दाब, तो गर्म करने से इसकी वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है देखिएगा। जैसे जैसे आप इस लिक्विड को गर्म करेंगे तो इसका वाष्पन ज्यादा होगा, यहां पर वाष्प का निर्माण अधिक होगा। वाष्प ज्यादा होगी तो वाष्प का दाब भी ज्यादा होने वाला है। ठीक है ना, यानी गर्म करने से इसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी, गर्म करने से इसका जो वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब एक बार सॉल्यूशन से बाहर आ जाइए, एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में आ जाइए। अभी आपके ऊपर वायु का कितना दाब लग रहा है महसूस कीजिएगा। एटमॉस्फेयर में जो एयर है, वायु है, वो आप पर कितना दाब डाल रही है, मेरे पर कितना दाब डाल रही है, महसूस कीजिए और बताइएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में कि एयर का इस समय आप पर कितना प्रेशर। बिल्कुल एयर, जो वायुमंडलीय जो वायु है, हवा है, वो हमेशा अपन पर अपने ऊपर दाब डालते हैं, उसका एक दाब होता है, उसका एक प्रेशर होता है। तो वो कितना प्रेशर होता है फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए, तब मैं बताता हूं। देखो कितना प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर में वायु का प्रेशर होता है एक वायुमंडल, ध्यान रखिएगा कितना प्रेशर है, एक वायुमंडल प्रेशर होता है। ठीक है, तो आपको ये जो लिक्विड है इसको गर्म करना है और इसको धीरे धीरे इतना गर्म करना है
धीरे धीरे गर्म करोगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा, और आपको इसको इतना गर्म करना है कि इसका जो वाष्प दाब है ये बाहर वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए। बाहर वायुमंडलीय दाब इस समय अपने पास में एक वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर है। तो इस लिक्विड को आप इतना गर्म कीजिए कि इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए, और उसी टेम्परेचर को, वो जो टेम्परेचर होगा उसको अपन कहेंगे क्वथनांक। समझ गए क्वथनांक किसको कहते हैं? डेफिनेशन देखिए क्वथनांक की। किसी द्रव्य पदार्थ का वह ताप, द्रव्य का, लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस ताप पर, किसी द्रव्य का वह ताप जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब, द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, उस द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है, उस द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। ध्यान रखिए वायुमंडलीय दाब वैसे एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन अगर आप ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ये कम हो सकता है, गहराई में जाएंगे तो ये बढ़ सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का क्वथनांक फिक्स नहीं होता है। जैसे अपन जल की, पानी की बात करें तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे धीरे धीरे तो पानी का क्वथनांक कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो वायुमंडलीय दाब है एक एटमॉस्फेयर से कम है, तो आपको लिक्विड को कम गर्म करना पड़ेगा। गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, दाब एक एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको भी जो लिक्विड है उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। यानी क्वथनांक है वो दाब पर डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है या कितना दाब है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब आप किसी हिल स्टेशन पर, पहाड़ी क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो वहां पर खाना पकाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर जो पानी है उसकी वाष्पन प्रक्रिया, उसका क्वथनांक कम होता है और वो जल्दी से वाष्पित हो जाता है, बहुत जल्दी उबलने लगता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वथनांक है वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो अपना क्लियर हो गया क्वथनांक। अब सबसे पहले तो वे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक क्वथनांक की डेफिनेशन नहीं पता थी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन कौन है जिनको क्वथनांक की डेफिनेशन पहले नहीं पता थी, लेकिन अब वो क्वथनांक की डेफिनेशन कभी भी गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपको जब भी क्वथनांक की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि किसी द्रव्य का वह ताप, किसी लिक्विड का, किसी द्रव्य का वह ताप जिस ताप पर, द्रव्य का वह ताप जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, उस द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो अपनी चर्चा हो गई क्वथनांक के बारे में कि क्वथनांक क्या होता है। और अब अपन अपना सॉल्यूशन यानी विलयन बनाएंगे और उस विलयन के बारे में क्वथनांक उन्नयन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अपना जो सॉल्यूशन है विलयन, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होगी, वृद्धि होगी, तो वो देखिए कैसे होगी। तो सबसे पहले चलिए अपन सॉल्यूशन यानी विलयन बनाते हैं। ठीक वही विलयन बनाना है जो आपने पिछली बार बनाया था, यानी द्रव्य विलायक, ये मैंने वाटर ले लिया है और इसमें आपको ठोस विलेय पदार्थ मिलाने वाले हैं। जो विलेय मिलाएंगे वो कैसा होगा, ठोस विलेय पदार्थ मिलाएंगे इसमें। ठीक है, ये द्रव्य विलायक है और इसमें अपन ने ये ठोस विलेय पदार्थ मिला दिया, ये ठोस विलेय पदार्थ मिला दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि जो वाटर है यानी जो द्रव्य आपने विलायक लिया उसका क्वथनांक शुद्ध अवस्था में उसका क्वथनांक कितना था? तो आप कहेंगे कि शुद्ध अवस्था में जो वाटर का क्वथनांक है धरातल पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर आपने इसको 100 डिग्री तक गर्म कर दिया, सॉलिड मिलाने से पहले की बात कर रहा हूं, अगर आपने इसको 100 डिग्री तक गर्म कर दिया तो इसका जो वाष्प दाब लगेगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया था। ठीक है, अब अपन ने विलयन बना लिया है और इसमें कोई ठोस पदार्थ, मान लीजिए मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक घोल दिया है, पानी में मैंने घोल दिया नमक। अब सबसे पहले आप जो अपन ने पिछली क्लास थी उसको याद कीजिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। द्रव्य पदार्थ में जैसे ही आप ठोस मिलाओगे तो उसके वाष्प दाब में हो जाता है अवनमन, यानी उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इसका वाष्प दाब अभी कम हो गया। अपन ये कहते हैं कि वाष्प दाब किसके बराबर हो गया है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया 100 डिग्री ताप पर। लेकिन नमक मिलाते ही, ठोस मिलाते ही वाष्प दाब में अवनमन होता है। वो क्यों होता है पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन आप पहले समझेंगे तभी क्वथनांक में उन्नयन समझ पाएंगे। तो द्रव्य में ठोस मिलाते ही इसके वाष्प दाब में हो गई कमी, जबकि अपने को वाष्प दाब कितना चाहिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर चाहिए। अब अगर वाष्प दाब में कमी हो गई तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, वापस बढ़ाना पड़ेगा। और वाष्प दाब को बढ़ाने का क्या तरीका है, और गर्म करना पड़ेगा इसको। वाष्प दाब बढ़ाने के लिए इसको और क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो जो पहले वाटर का क्वथनांक 100 डिग्री आ रहा था, यानी 100 डिग्री पर उसका वाष्प दाब है वो 1 atm हो गया था,
लेकिन अब वही आपको मान लीजिए 110 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वाष्प दाब कम हो गया ना, तो उसको बढ़ाने के लिए 10 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ा इसको। 10 डिग्री और टेम्परेचर दिया तब जाकर के इसका वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ है। तो अब आप ये कहेंगे कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, विलियन बनाया, इस विलियन का जो क्वथनांक है वो कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। पहले शुद्ध विलायक का पानी का तो था 100 डिग्री, और जो विलियन बनाया उसमें नमक बोल दिया, तो क्वथनांक 160 डिग्री से बढ़कर के कितना हो गया है, 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी आप ये कहेंगे कि विलियन के क्वथनांक में हो गई वृद्धि, और इसी को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो समझिएगा, देखो क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, किसी द्रव्य विलायक में ठोस विलेय पदार्थ मिलाने पर, द्रव्य विलायक में ठोस विलेय पदार्थ मिलाने पर निर्मित विलियन, जो विलियन बनेगा, निर्मित विलियन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, निर्मित विलियन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, तथा वाष्प दाब में कमी होने के कारण उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। यानी जो क्वथनांक बढ़ेगा, जो वृद्धि होगी, उसी को अपन कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। और इसका बढ़ने का कारण क्या है, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन, जो कि अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वाष्प दाब अवनमन के कारण क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास में कोई शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक का वाष्प क्वथनांक है T नोट बी, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T नोट बी है, और आपने जो विलियन बनाया है उसका क्वथनांक मान लीजिए बढ़ करके, विलियन का क्वथनांक बढ़ करके मान लीजिए हो गया है Tb। जैसे पानी है, मान लीजिए शुद्ध पानी का क्वथनांक T नोट बी है, और उसमें नमक घोलने के बाद में उसका क्वथनांक बढ़ करके कितना हो गया, Tb हो गया। तो डेल Tb यानी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो गई, ग्रोथ कितनी हो गई, Tb माइनस T नोट बी, इतनी तो होगी ना। जैसे मैं कहूं कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, ये याद रखना, आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं मिलेगा। जल का क्वथनांक अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए, जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, तो उसमें नमक मिलाने से उसका क्वथनांक है वो बढ़कर के 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्वथनांक उन्नयन यानी डेल Tb कितना हुआ, 105 माइनस 100, भाई क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे कि सर क्वथनांक में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई, क्वथनांक में कितनी ग्रोथ हो गई, 5 डिग्री सेल्सियस की। यानी अपन ये कह सकते हैं कि डेल Tb बराबर Tb माइनस T नोट बी है। चलिए, ये तो एकदम नॉर्मल सी इक्वेशन है। जो क्वथनांक उन्नयन है यानी डेल Tb, क्वथनांक उन्नयन का मान यानी किसी विलियन के क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी, प्रयोगों के द्वारा यह पता चला है कि क्वथनांक उन्नयन, किसी विलियन का क्वथनांक उन्नयन उस विलियन की मोललता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मोललता, ध्यान रखना है। ये तो पढ़ी हुई आ गई सर, बिल्कुल पढ़ी हुई है, पहले पढ़ा था आपने। मोललता, मोललता, इनके भी वीडियो आप पहले देख चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो देखने पड़ेंगे भाई। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाओ और पहले देख करके फिर आओ मेरे पास में वापस, वहां पर भी आपको मैं मिलूंगा, यहां पर भी मैं मिलूंगा, जाकर के देखिए एक बार। तो मोललता पर ये जानते हैं कि m बराबर, मोललता वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा, मोललता बराबर विलेय पदार्थ, मोललता बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान W2 बटे उसका अणुभार M2, और विलायक का द्रव्यमान W1, और अगर ये ग्राम में होता है तो गुणा 1000। ये थी मोललता, ये भी अपने काम में आने वाली। तो प्रयोगों के द्वारा ये पता चला है कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, यानी क्वथनांक उन्नयन समानुपाती किसके, मोललता। या फिर आप ये कह सकते हैं कि डेल Tb बराबर, स्थिरांक लगा देते हैं, और स्थिरांक लगाएंगे आप यहां पर Kb, स्थिरांक क्या लगा देंगे, Kb इंटू M, और M का अगर मान रखना चाहें तो ये M का मान रहा, तो आप लिख देंगे कि डेल Tb बराबर Kb। Kb यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा, Kb स्थिरांक है जिसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। मोलल, ध्यान रखिएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। और इंटू m का मान रख देते हैं, तो देखिए m का मान ये रहा W2 इंटू 1000। ये 1000 आपको तब रखना होता है जब इस W1 का मान ग्राम में होता है, ये भी ध्यान रखना साथ साथ।
अपॉन m2 इंटू W1। तो ये आपके लिए क्वथनांक उन्नयन के लिए इक्वेशन आ गई है। न्यूमेरिकल अगर आप सोल्व करना चाहें तो उसके लिए ये इक्वेशन अपने काम में आने वाली, ठीक है। और ये देखो Kb है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। Kb बराबर क्या बनेगा, इसका मात्रक वगैरह क्या होता है वो देख लेते हैं। Kb यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, और Kb बराबर बनेगा डेल Tb बटा m, डेल Tb बटे m, ये इसका फॉर्मूला होगा। और इसका मात्रक भी आप यहां से निकाल सकते हैं। डेल Tb का मात्रक, डेल Tb यानी क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक का मात्रक क्या होगा, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिए ऐसा मात्रक नहीं है, टेम्परेचर का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन, और मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, यानी मोल प्रति किलोग्राम, समझ गए ना, मोल प्रति किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा। तो Kb का मात्रक बन गया है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया है क्वथनांक उन्नयन। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और अगर आपको ये समझ में आ गई है तो थर्ड भी समझ में आ गई, क्योंकि दोनों सेम ही है, सेकंड और थर्ड दोनों सेम है। देखिए मैं इसी में कुछ चेंजेस करके इसको कन्वर्ट कर देता हूं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, देखना। तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसका नाम है हिमांक अवनमन। हिमांक यानी जमने वाला टेम्परेचर, क्वथनांक उबलने वाला टेम्परेचर होता है, हिमांक जमने वाला। तो जैसे क्वथनांक में वृद्धि हो गई वैसे हिमांक में अवनमन होगा, अवनमन का मतलब कमी होगी। सबसे पहले वही हिमांक की परिभाषा, किसी द्रव्य पदार्थ का वह ताप जिस ताप पर द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के वाष्प दाब समान हो जाते हैं, उस पदार्थ का हिमांक या गलनांक कहलाता है। ध्यान से सुन लीजिए, लिक्विड और सॉलिड का वाष्प दाब अगर इक्वल हो जाए, द्रव और ठोस का वाष्प दाब, तो उसी टेम्परेचर को हिमांक कहते हैं। जैसे पानी का, वाटर की अगर बात करें तो 0 डिग्री पर पानी और बर्फ का वाष्प दाब बराबर होता है, यानी 0 डिग्री है वो जल का हिमांक है, यानी उसका गलनांक है, ठीक है। बाकी इसको भी सोल्व करने का तरीका वही है, इसको अपन लिखेंगे डेल TF के द्वारा, ठीक है ना, डेल TB, क्वथनांक उन्नयन को लिखे डेल TB, टी टेम्परेचर के लिए टी लिखते हैं, बॉइलिंग का अपन ने लिख दिया था बी, और अभी अपने को लिखना है हिमांक फ्रीजिंग, तो बी की जगह फ्रीजिंग का एफ लिख देंगे। बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं है। डेल TF हिमांक अवनमन है, ये भी मोललता के समानुपाती होता है, और इसमें भी अपन स्थिरांक के बी की बजाय स्थिरांक लगा देंगे KF, और KF स्थिरांक का नाम क्या रखेंगे आप, मोलल इमांक स्थिरांक, सॉरी मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। केवल बस आपको ये चेंज करना है, जो बी आ रहा है उसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, एफ। बाकी मात्रक भी बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। डेल TB m के समानुपाती है और डेल TF भी m के समानुपाती होगा, दोनों ही मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो देखो, एक अगर आपने क्वथनांक को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो हिमांक है वो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों की इक्वेशन बिल्कुल से सेम टू सेम है, दोनों की इक्वेशन में भी यहां पर कोई चेंज नहीं है। तो ये तो बात हो गई दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब अपन इन दोनों के कम से कम एक एक न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेते हैं। कम से कम एक न्यूमेरिकल तो देखो होना ही होना चाहिए, प्रयास करते हैं। बाकी आप और न्यूमेरिकल देखो सोल्व किया करो, और आपको जो नहीं समझ में आए ना वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर न्यूमेरिकल निकला पॉसिबल नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक पर आकर के जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे आप जो क्वेश्चन है उसकी फोटो खींच करके भेज सकते हैं और हम उसका आंसर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहें तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए आप न्यूमेरिकल अपन सोल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको मैं पहले पूरा न्यूमेरिकल बोल करके सुना देता हूं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से है। 18 ग्राम ग्लूकोज, C6H12 और 6 ग्लूकोज है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में विलय किया गया है। ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज वाटर की जो क्वांटिटी है वो किलोग्राम में दी हुई है, ठीक है ना, जल की मात्रा किलोग्राम में, ग्राम में नहीं है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को विलय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक यानी 1 किलोग्राम जल में घोला गया,
और इस विलियन के लिए जो केबी स्थिरांक है उसका मान है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो अपने को ये बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये कितने ताप पर उबलने लगेगा, यानी इसका क्वथनांक कितना होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो क्वथनांक बताने के लिए आप डेल टीबी कैलकुलेट करेंगे। तो डेल टीबी बराबर मैंने फॉर्मूला लिख दिया केबी इंटू W2 बटे M2 W1, और वो 1000 लिखते हैं वो नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये अपने को देखो किलोग्राम में दिया हुआ है। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में अगर होता है तो आप यहां पर 1000 नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं डेल टीबी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सारे मान रख लेते हैं। केबी की वैल्यू आ गई है 0.52 इंटू W2। W यानी द्रव्यमान है, किसका है? 2 यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। तो विलेय पदार्थ देखिए अपन ने बोला है 18 ग्राम, ये लीजिए। ठीक है, अपॉन M2, M यानी मोलर द्रव्यमान और 2 यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान है। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आप जोड़ लेना, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, उसके अकॉर्डिंग सबका जोड़ेंगे तो इसका मोलर द्रव्यमान आएगा 180 और इंटू W1, W यानी द्रव्यमान, 1 यानी विलायक, विलायक का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। तो ये विलायक का द्रव्यमान रख देता हूं मैं कितना? 1 किलोग्राम। एक की यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, ये लीजिए हटा देता हूं। सोल्व हो रहा है, दोनों एकदम सीधे सीधे सोल्व हो रहे हैं। नीचे बच गया 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए 0.52, तो यह आ जाएगा 0.052 केल्विन। आंसर नहीं है, अभी देखिएगा। डेल टीबी, डेल टीबी की वैल्यू है 0.052। डेल टीबी का मतलब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में इतनी वृद्धि हो गई है। अब क्वथनांक कितना है वो आंसर नहीं है, बल्कि ये अपने को बता रहा है कि इतनी क्वथनांक में वृद्धि हो गई है। तो पहले आपका क्वथनांक कितना था? कितना होता है इसका क्वथनांक? 100 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन की बात करें तो 100 डिग्री का मतलब 373.15 केल्विन। पहले क्वथनांक 373.15 केल्विन था और अब क्वथनांक में इतनी वृद्धि हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है। तो अब क्वथनांक कितना होने वाला है तो वो अपन इन दोनों को जोड़ करके बताएंगे। यह आपका आंसर आएगा, क्वथनांक प्लस क्वथनांक में वृद्धि। यह आपका आंसर आएगा 373.202 केल्विन। आपका जो सॉल्यूशन बना है वो इस टेम्परेचर पर अब उबलना स्टार्ट होगा, उसका क्वथनांक ये होगा। पहले क्वथनांक ये था, अभी उसका क्वथनांक बढ़ करके ये हो गया। तो इस तरह से अगर आप कोई क्वेश्चन आता है तो उसको एकदम से देखिए, इजी न्यूमेरिकल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और फॉर्मूले में जितने भी मान है वो सारे करेक्ट रूप से रखने। सेम टू सेम उसी प्रकार का दूसरा न्यूमेरिकल देखिएगा हिमांक के लिए। 45 ग्राम 45 ग्राम C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 60 ग्राम, ये सॉरी 600 लिख दिया मैंने, इस क्वेश्चन में 60 ग्राम था, 60 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है, 60 ग्राम जल में उसको घोला गया है। ठीक है, यदि विलियन के लिए जो स्थिरांक Kf है उसका मान 1.86 होता है, तो अपने को दो चीजें पूछ रहा है यहां पर, हिमांक अवनमन एवं विलियन का हिमांक, दोनों चीजें बताने हैं। तो वो एक ही बात होगी, अपने को कैलकुलेट वो हिमांक अवनमन करना ही पड़ेगा। तो देखिए डेल TF बराबर, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला में आएगा KF। तो अगर आप चाहें तो मैं डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करता जाता हूं। तो KF की वैल्यू है 1.86 इंटू KF इंटू आता है W2, W यानी वेट, 2 यानी विलेय, विलेय का वेट है 45 ग्राम बटे 1000 आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, बटे आता है M2, M यानी अणुभार, देखिए M2, तो इसको आप समझिए M का मतलब होता है अणुभार और 2 का मतलब है विलेय का अणुभार। तो जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है इसका अणुभार आप कैलकुलेट कर सकते हैं जोड़ करके, और इसका जो अणुभार आने वाला है वो आने वाला है 62 इंटू आता है W1 यानी विलायक का द्रव्यमान, ये रहा विलायक का द्रव्यमान, और ये चूंकि ग्राम में है तो अपन यहां पर लगा देंगे 1000। तो ये अपन यहां से डेल TF की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आपके पास में क्या आंसर आने वाला है, 186 इंटू 45 अपॉन
372। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद में देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद में अपना आंसर आएगा 2.2 केल्विन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैंने आप भी देख लीजिएगा। डेल टीएफ की वैल्यू आ गई 2.2 केल्विन। अब देखो क्वेश्चन में अपने को दो चीजें पूछी थी, एक तो हिमांक अवनमन यानी डेल टीएफ की वैल्यू पूछी हुई थी, एक तो वो तो आ गया 2.2 केल्विन आया। दूसरा अपने को पूछ रहा था विलियन का हिमांक, कि अब जो विलियन बना है उसका हिमांक कितना होगा। विलियन का पहले हिमांक कितना था, विलियन ये विलायक है पानी, तो विलायक का हिमांक कितना होता है अपन जानते हैं। पानी कितने डिग्री पर जमता है, 0 डिग्री। और केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन पर जमता है। और अब अपने को यह पता चला है कि इस विलियन के हिमांक में 2.2 केल्विन की कमी हो गई है। क्वथनांक में वृद्धि होती थी और हिमांक में हो गई है कमी। पहले देखिए इसका हिमांक 273.15 था और अब इसके हिमांक में 2.2 केल्विन की कमी हो गई। तो अब इस विलियन का हिमांक कितना होगा, तो अब इसका हिमांक अपन कैलकुलेट कर लेंगे 273.15, इसमें से घटा देंगे 2.2 केल्विन, तो अपना आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर जो अगला जानना चाहता था, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू में कैलकुलेट कर रहा, ये सॉरी घटा रहा हूं इसको। तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 270.95 केल्विन। अब ये जो सॉल्यूशन बना है ये 270.95 केल्विन पर ये जम जाएगा, इतने तापमान पर ये फ्रीजिंग हो जाएगा। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसको भी अपन ने देखिए कैलकुलेट कर लिया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना है कि हिमांक में कमी होती है, क्वथनांक में देखो अपन ने इसको ऐड किया था क्योंकि क्वथनांक में वृद्धि होती है, हिमांक में 2.2 केल्विन की कमी हो गई है, तो इसलिए यहां पर अपन ने इसको क्या किया है, माइनस किया है। सो स्टूडेंट्स ये थे आज के अपने दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्वथनांक और हिमांक। एंड आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हम तक भेज सकते हैं, उसका आंसर आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लीव करने से पहले, छोड़ने से पहले एक जरूरी सूचना है आपके लिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक कमेंट शेयर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या करो, दिल खोल करके, क्योंकि इसमें आपका कोई बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और जहां पर पैसे खर्च नहीं होते हैं उस चीज को जितना ज्यादा हो सके दिल खोल करके करना चाहिए। आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। लाइक कमेंट शेयर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक फिर से नए वीडियो के साथ में, एक नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।